आधुनिक भारत के यदि हम प्रमुख आंदोलनों की बात करें तो चलिए हम सबसे पहले आते हैं सामाजिक सुधार और धार्मिक आंदोलन की ओर। सामाजिक सुधार और धार्मिक आंदोलन, ये आंदोलन भारत में बहुत ज़्यादा हुए, इनकी बहुत बहुलता रही अन्य आंदोलनों की तुलना में। भारत का इतिहास एक बड़ा लंबा सनातन इतिहास रहा है। हजारों वर्षों से यहाँ पर लोग रहते आए हैं, हजारों वर्षों से नए नए लोगों का आना होता रहा और भारतीय संस्कृति में मिलते गए, भारतीय खून में रमते गए। जैसे जैसे नई नई संस्कृति आती थी और भारत की सनातन या भारत की अपनी परंपरागत संस्कृति के साथ जब इसका मिलान होता था तो इसके परिणाम स्वरूप हमारी संस्कृति में भी कुछ बदलाव आए और इन बदलावों के कारण कई बार ऐसा देखा गया कि कुछ बुरी प्रवृत्तियां भी आईं और कुछ अच्छे विचार भी आए, कुछ अच्छी बातें भी आईं। बुरी प्रवृत्तियां खासकर इतनी गहरी पैठ कर गई कि हमारा समाज का जो सांस्कृतिक ढांचा था, कई बार वो ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा कुरीतियों से भर गया है। यदि कुरीतियों की बात करें तो आप सब जानते हैं, सांप्रदायिक ईर्ष्या और द्वेष, सांप्रदायिकता की भावना, जाति व्यवस्था की अपनी बुराई, अस्पृश्यता, बाल विवाह, कन्या हत्या, समुद्र यात्रा का निषेध, सती प्रथा, दास प्रथा और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग का अस्तित्व, जिन्हें गांव में न रहने देने की, गांव में जो नहीं रह पाते थे बल्कि गांव की पेरीफेरी में ही रह सकते थे, ऐसे कमज़ोर वर्ग। फिर विधवा विवाह का ना होना, निषेध, ये कुछ ऐसी सामाजिक बुराइयां जड़ कर गई थीं हमारे समाज में, जिसने हमारे समाज को एक बुरा नाम देना शुरू कर दिया था। ये बुराइयां हमारी संस्कृति का एक तरीके से अंग बन चली थी। आडंबर वाली मूर्ति पूजा, जिसमें दुनिया भर के पूजा के तरीकों के आधार, अंधविश्वास आदि शामिल थे, ये हमारे जीवन का, हिंदू धर्म का एक हिस्सा बन चुका था, हमारे धार्मिक जीवन का एक रूप हो चुका था। मूर्ति पूजा, और मूर्ति पूजा भी वो दिखावे की। इन सब स्थितियों से सुधार के हेतु कई प्रयास हुए, कई महापुरुष सामने आए। इन सब बुराइयों को दूर करने के लिए अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग काल में, पर मूलतः इन्हीं 100 वर्षों के अंदर अलग अलग तरीके से आंदोलन चलाए। इसकी शुरुआत की यदि बात करें तो सबसे पहले नाम आता है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में। यानी अंग्रेज भारत में पूरी तरह से अपनी पकड़ बना चुके थे, भारत के लगभग पूरे क्षेत्र में उनका दबदबा हो चुका था। उस काल में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ये प्रयास कि समाज की कुछ बुराइयों को अब रोका जाए, उसे नष्ट किया जाए, उसे हटाया जाए, और उस उद्देश्य से ब्रह्म समाज की स्थापना एक बहुत बड़ा कदम था। समाज सुधारक के रूप में काम करते हुए उन्होंने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, उसके
मातहत उन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए पुरजोर प्रयास किया। समाज में उसके प्रति सती प्रथा के विरोध में काफ़ी जागरूकता लाने का प्रयास किया। तत्कालीन अंग्रेजी सत्ता को भी इस बात के लिए लगातार दबाव बनाने का प्रयास किया कि वे ऐसे कुछ कानून बनाएं जिससे कि सती प्रथा गैर कानूनी बन जाए। उन्हीं का प्रयास था कि सन 1829 में उन्हें सती प्रथा को बैन करवाने के प्रयास में सफलता मिली, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो तत्कालीन वाइसरॉय और गवर्नर जनरल था, बल्कि तत्कालीन गवर्नर जनरल था, वाइसरॉय तो 1857 के बाद की पदवी है, उसके पहले यही वाइसरॉय गवर्नर जनरल कहलाते थे। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को अवैध घोषित किया और इसके पीछे राजा राम मोहन रॉय और उनके ब्रह्म समाज को श्रेय जाता है। इस प्रकार महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने काफ़ी अहम कार्य किया। दूसरा कार्य जो उन्होंने किया वो था कि स्त्रियों को पैतृक संपत्ति में समान संपत्ति का अधिकार। बहुत से क्षेत्रों में अभी भी महिलाओं को, स्त्रियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार नहीं मिला है, लेकिन इसकी शुरुआत 1828-29 में डॉक्टर राम मोहन रॉय ने कर दी थी और इसके खिलाफ आंदोलन किया था कि क्यों महिलाओं को समानता की दृष्टि से नहीं देखा जाता जब पैतृक संपत्ति के वितरण की बात होती है। तो वे बारंबार इसके लिए प्रयासरत थे, अधिकार दिलाना चाहते थे। तीसरा प्रयास उन्होंने महिला सुधार की दिशा में जो किया वह था विधवा विवाह को जो निषेध किया गया था, विधवा विवाह को उन्होंने कानूनी जामा पहनाने का प्रयास करवाया और उसके समर्थन में खड़े हुए कि विधवाओं का भी विवाह होना चाहिए। इसके साथ ही अगला कदम महिलाओं की स्थिति के सुधार के लिए उनके किए गए कदमों में अगला कदम बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास, एक से ज़्यादा पत्नी होने का। जो समाज में कुछ तबके थे जहाँ पे ये प्रथा थी, उस पर उन्होंने बंधन लगाने का प्रयास किया, उसके सख्त विरोधी रहे। उनका मानना था कि जाति प्रथा का उन्मूलन करके ही स्वतंत्रता पाई जा सकती है और समानता के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो सकती है। जब तक जाति प्रथा रहेगी, ऐसी लोकतंत्र के कोई मायने नहीं रहेंगे जहाँ पे जाति प्रथा हो, क्योंकि जाति प्रथा आधारित भेदभाव लोकतंत्र की समानता के भावना के बिल्कुल खिलाफ है। तो इसलिए जाति प्रथा के लिए भी उन्होंने जाति प्रथा को हटाने के लिए उन्होंने बड़े प्रयास किए, उसके उन्मूलन के लिए बड़े प्रयास किए। ये तो हुआ राजा राम मोहन रॉय और उनके कार्य। इनके जो कार्य थे मूल रूप से वो बंगाल के क्षेत्र तक सीमित थे, लेकिन बंगाल इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि अंग्रेजी सत्ता जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जो भारत पे शासन करने लगी थी, उसका जो मुख्यालय था वो कलकत्ता था। उनका जो कार्य क्षेत्र था भारत में अभी भी वो बंगाल था। बंगाल जैसे क्षेत्र में जहां अंग्रेज़ों का पूरा प्रभाव था, पूरी पकड़ थी, वहां राम मोहन रॉय द्वारा ये प्रयास किया जाना और भी ज़्यादा प्रशंसनीय है। तो जहां बंगाल में राजा राम मोहन रॉय प्रयास कर रहे थे, वहीं महाराष्ट्र में 1849 में आत्माराम पांडुरंग नाम के व्यक्ति प्रार्थना सभा की स्थापना करते हैं 1867 में, और 1849 में परमहंस सभा, 1849 में परमहंस सभा की स्थापना, 1867 में प्रार्थना सभा की स्थापना। व्यक्ति का नाम श्री आत्माराम पांडुरंग। इस सभा ने भी जाति प्रथा का विरोध किया। इस सभा ने भी, इससे जुड़े हुए लोगों ने भी अंतरजातीय विवाह
को बढ़ावा देने का प्रयास किया, विधवा विवाह आदि पर बल दिया। पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए इसने बहुत कार्य किया। कई कल्याणकारी संस्थाओं का गठन इस उद्देश्य से महाराष्ट्र भर में किया गया कि वे समाज के अंदर जो बुराइयां पैठ कर गई हैं उन पर प्रहार करें, उनको कमज़ोर करें और एक नए समाज का निर्माण करें। एक अन्य संस्था सामने आती है दक्षिण भारत में और वह थी थियोसॉफिकल सोसाइटी। उसने भी समाज सुधार के क्षेत्र में बड़े काम किए। थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट का नाम जुड़ा हुआ है। उन्होंने भी समाज सुधार के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। स्वामी दयानंद सरस्वती अगला नाम है, अगला बहुत महत्वपूर्ण नाम। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। 1864 के आसपास आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं और इस आर्य समाज से प्रेरित आंदोलन पूरे देश में फैलता है, सुधारवादी आंदोलन को एक नई दिशा देता है। ये सारे आंदोलन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ये मूलतः सुधारवादी थे। धार्मिक आंदोलन जितने थे वो मूलतः सुधारवादी आंदोलन थे। समाज को विकास के पथ पर, सामाजिक दृष्टि से विकास पथ पर ले जाने के लिए किए गए आंदोलन थे। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने भारतीयों में सुधार के प्रति जो भाव जागृत किया उसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। स्वामी विवेकानंद 1894 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और वहाँ जिस प्रकार से वे अपने विचार रखते हैं उसने पूरे विश्व को झकझोर दिया और तो और भारत की ओर विश्व विद्वानों को आकर्षित करने में बहुत मदद की। भारत की संस्कृति, भारत की परंपराएं, भारत का इतिहास, इसकी ओर विश्व का ध्यान आकर्षित करने में स्वामी विवेकानंद का बहुत अहम योगदान है। उनके द्वारा जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई, जैसे दयानंद सरस्वती ने जिसकी स्थापना की उसका नाम है आर्य समाज, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज, ऐसे ही विवेकानंद के द्वारा स्थापित जो संस्था थी उसका नाम है रामकृष्ण मिशन। इसने समाज सुधार और समाज सेवा ये दोनों बहुत कार्य बड़ी अहम तरीके से किए। समाज सुधार का काम और समाज सेवा का काम, नीडी लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को मदद करने का कार्य रामकृष्ण मिशन ने बखूबी निभाया है और अभी भी निभा रहा है। इसके बाद 1887 देव समाज, जिसकी स्थापना स्वामी सत्यानंद अग्निहोत्री के द्वारा होती है, उन्होंने भी सुधार के लिए प्रयास किया। ये तो बातें हुई भारत के हिंदू समाज में जो परिवर्तन की हवा चली थी और उसके लिए जो तत्व जिम्मेदार थे, जो सुधार की हवा चली थी और उसके लिए जो महापुरुष लोग जिम्मेदार थे, जो संस्थाएं जिम्मेदार थी, उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी। भारत में मुसलमानों की संख्या भी काफ़ी थी। मुसलमानों में भी समाज सुधार की ज़रूरत थी। सामाजिक सुधार के लिए वहाँ भी कुछ आंदोलन हुए और उसमें सबसे प्रसिद्ध आंदोलन है वहाबी आंदोलन और अहमदिया आंदोलन। वहाबी आंदोलन और अहमदिया आंदोलन। पारसी समाज जो वर्तमान में बम्बई और इसके आसपास तक ही सीमित हो गया है, उस समय उनकी संख्या भी काफ़ी थी। इनमें भी सुधार की ज़रूरत थी और उस सुधार की ज़रूरत के लिए आवाज़ जिस संस्था ने उठाई वह थी रहनुमाई मजदया स्नान सभा 1851।
इसके माध्यम से पारसियों में भी सुधार के लिए आंदोलन हुआ। तो सामाजिक क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि सुधारवादी आंदोलन काफ़ी हुए। धार्मिक क्षेत्र में विशेषकर सुधारवादी आंदोलनों की बहुलता रही, जैसा मैंने कहा है। और ये जो आंदोलन के जो लक्ष्य थे, इसको पाने में जहाँ कई जगह अच्छी सफलता मिली, वहाँ दुर्भाग्य से कई क्षेत्रों में मात्र आंशिक सफलता मिली। पर अच्छी बात ये कि सुधारवादी आंदोलन चलते रहे। सुधारवादी प्रक्रिया की शुरुआत हुई और उसके परिणाम भी दिखने लगे थे। धार्मिक और सामाजिक आंदोलन के बाद अगली श्रेणी आपके अध्याय में है श्रमिक आंदोलनों की, मजदूरों से जुड़े हुए आंदोलन। भारत में औद्योगिक क्रांति का काल लगभग 1850 से 1860 का मानते हैं। उन 10 वर्षों में बहुत सारे उद्योगों की स्थापना हुई, रेलवे की भी स्थापना उसी समय हुई, टेलीग्राफ भी उसी समय आता है, जिससे संचार माध्यम बढ़ते हैं। और ये सब क्यों? अपना मार्केट बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, अपनी अंदरूनी पहुंच बढ़ाने के लिए, अपनी फ़ौज को दूरस्थ स्थानों तक ले जाने के लिए। तो उद्देश्य इसके जो भी हों, पर तथ्य तो ये है कि इसी काल में हम देखते हैं भारत में औद्योगिक क्रांति, उसकी कुछ अनुभूति होती है। इस काल में भारत का औद्योगिकरण प्रारंभ होता है। कोयला उत्खनन, जूट, सूती के काम, सूती कपड़े का काम बड़े पैमाने पर शुरू होता है। कोयला उत्खनन क्यों? क्योंकि भारत में रेलवे प्रारंभ हो गई थी और इंग्लैंड में उद्योगों के लिए कोयले की बहुत सख्त ज़रूरत थी। जूट, बांग्लादेश, जो वर्तमान बांग्लादेश है, उस क्षेत्र में जूट का बहुत उत्पादन होता था। विश्व के सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन क्षेत्रों में आज भी वह क्षेत्र गिना जाता है, बंगाल, पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश का क्षेत्र। तो उसको, जूट को का सामान बनाने के लिए उद्योगों की स्थापना होती है और सूती कपड़ों का निर्माण एक बड़े स्तर पर प्रारंभ होता है। इंग्लैंड में जो सूती कपड़ों की जो फैक्ट्री थी, मैनचेस्टर आदि, यहाँ उत्पादन तो हो रहा था, वहाँ जो माल बनता था उसे भारत लाके बेचा गया था। लेकिन अब और सस्ता करने के लिए अंग्रेज़ों ने भारत के ही माल को भारत में ही खपाकर यहाँ पे फैक्ट्रियाँ डालकर उस उत्पादन शुरू कर दिया। और इससे क्या हुआ? इससे अंग्रेज़ों द्वारा उनके उद्योगों में निर्मित, चाहे वे उद्योग भारत में ही क्यों स्थापित ना हुए हों, माल की कीमत, पक्के माल की कीमत अच्छी कम हो गई, जिससे लोगों के द्वारा उस माल का खरीदना और बढ़ गया, अंग्रेज़ों का व्यापार और बढ़ गया, अंग्रेज़ों का प्रॉफिट, लाभ और बढ़ गया। भारत जो मूलतः कृषि प्रधान देश था, धीरे धीरे वो उस औद्योगिकरण के प्रभाव को महसूस करने लगता है। कृषि प्रधान देश जहाँ किसानों की बहुलता है, अब वहाँ धीरे धीरे मजदूरों की पकड़ धीरे धीरे बढ़ने लगती है, मजदूरों की संख्या बढ़ने लगती है। औद्योगिकरण के कारण उसके प्रभाव अब पूरी सामाजिक व्यवस्था में दिखाई देने लगते हैं। जनसंख्या वितरण या जनसंख्या विभाजन जो था, उसमें कुछ बदलाव दिखने लगता है। धीरे धीरे जो हम देखते हैं कि ये जो मजदूर थे, ये एक वर्क फोर्स के रूप में सामने आने लगते हैं, श्रमिक वर्ग के रूप में, श्रमिक शक्ति के रूप में सामने आने लगते हैं। इससे क्या हुआ? जब ये श्रमिक शक्ति के रूप में, वर्क फोर्स के रूप में सामने आते हैं, तो धीरे धीरे संगठित होते हैं। आपको याद होगा
राजनीति विज्ञान और इतिहास के अध्यायों में पूर्व में हमने पढ़ा है कि कैसे इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो वहाँ कुछ समय बाद अपनी दुर्दशा को लेकर मजदूर संगठित होने लगे थे, आंदोलित होने लगे थे और उन्होंने वहाँ कई आंदोलन किए और उसमें सफलता पाई। भारत में भी स्थिति कोई भिन्न नहीं थी। यहाँ भी जब औद्योगिकरण होता है तो उसके दुष्परिणाम भी सामने आते हैं, चाहे वे वर्किंग आवर्स के मामले में हों, चाहे वे स्वास्थ्य के मामले में हों, चाहे वे उनके जीवन शैली के मामले में हों। इस औद्योगिकरण के दुष्प्रभाव के मायने क्या हुए? समाज में उथल पुथल होती है, समाज में बदलाव आता है और दूसरी ओर इस बदलाव, इस उथल पुथल और इस बदतर होती स्थितियों के खिलाफ जो श्रम शक्ति है वह संगठित होने लगती है, उनमें असंतोष जागृत होने लगता है, उनमें विद्रोही प्रवृत्ति आने लगती है, विरोध की भावना आने लगती है। विरोध किसके खिलाफ? विरोध उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने उनकी ये स्थिति की है। इस शोषण के विरुद्ध श्रमिकों के असंतोष के कारण जो आंदोलन वगैरह होता है, इसकी शुरुआत, प्रारंभिक संकेत हम 1870 के आसपास ही देखने लगते हैं। 1870 के आसपास ही औद्योगिकरण के दुष्प्रभाव की प्रतिक्रिया स्वरूप जो असंतोष है वो दिखाई देने लगता। 1877 सबसे पहले नागपुर में जो एक कॉटन मिल थी, एम्प्रेस कॉटन मिल, वहाँ पर आंदोलन होता है, वहाँ पर श्रमिकों के द्वारा हड़ताल होती है। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं पहली आधिकारिक हड़ताल भारत में। किसके द्वारा? सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाले मजदूरों के द्वारा। कहाँ? नागपुर में। कंपनी का नाम एम्प्रेस मिल। वर्ष 1877। 1882 से 1890 के बीच मद्रास और बम्बई में भी ऐसी हड़तालें होती हैं। वहाँ भी औद्योगिकरण हुआ था और ये हड़तालें इतनी ज़्यादा थी कि यदि गिनने बैठें तो करीब 25 के आसपास हड़तालें इस काल में, इस 7-8 वर्षों में बम्बई और मद्रास में देखी गई। संचार माध्यम की कमी के कारण और मजदूरों के अशिक्षित होने के कारण और साथ ही मजदूरों के बीच उचित नेतृत्व की कमी के कारण ये मजदूर उतने संगठित तो नहीं थे, ये मजदूर उतने एकजुट तो नहीं थे। लेकिन 1884 में N.M. लोखंडे, उन्होंने बम्बई में एक विशाल सभा की और इस विशाल सभा में जो मजदूरों की उपस्थिति देखी गई वह एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है, मजदूरों के संगठन होने के उदाहरण के रूप में। और इसके बाद तो ऐसी कई संस्थाएं सामने आई। अमेलगमेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एंड बर्मा। अमेलगमेटेड मतलब मिली हुई। अमेलगमेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट, रेलवे में काम करने वालों एकजुट हुए। ऐसे प्रिंटर्स यूनियन सामने आया जो 1805 में स्थापित होता है, जिसमें प्रिंटर लोग जो अखबार छापते हैं, कागज़ छापते हैं, डॉक्यूमेंट छापते हैं, प्रिंटिंग के काम करने वाले लोग एकजुट हुए, अपनी स्थिति को लेकर आंदोलित हुए, विरोध किए और कुछ मांगे रखे। उन मांगों के पक्ष में आंदोलन होता है। ऐसे ही पोस्टल यूनियन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ में जो लोग थे, भारत में पोस्ट एंड टेलीग्राफ 1850 के आसपास आया और अब 50-60 वर्ष हो चुके थे और पोस्ट एंड टेलीग्राफ जो व्यवस्था थी वह काफ़ी विस्तृत व्यवस्था थी। उसमें हजारों लोगों को रोजगार मिला था। इनकी संख्या बहुत बड़ी तादाद में थी और पूरे देश में फैली हुई थी। इन्होंने अपनी स्थिति को लेते हुए, अपनी स्थिति को सुधार की अपेक्षा करते हुए अंग्रेज़ों के द्वारा इनके साथ किए गए व्यवहार को लेकर उसके विरोध में इन्होंने आंदोलन किया था, पोस्टल यूनियन का आंदोलन। साम्राज्यवाद के विरुद्ध भी ये लोग इकट्ठे होते हैं। श्रमिक संगठन साम्राज्यवाद के विरुद्ध इकट्ठा होता है। 1918 में B.P. वाडिया,
उनके नेतृत्व में श्रमिक आंदोलनों को एक नया रूप प्रदान किया जाता है। बीपी वाडिया साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज़ उठाने में मजदूरों को सफलतापूर्वक संगठित करने के पीछे श्री बीपी वाडिया का नाम था। इन्होंने एक श्रमिक संघ बनाया, फेडरेशन बनाया। फेडरेशन अर्थात विभिन्न मजदूर समुदायों को उनका एक दल नहीं बनाया, बल्कि उन सब को एक प्लेटफॉर्म दिया। अपनी अपनी संगठन की स्वतंत्रता बनाए रखते हुए संगठित दिखाई दें, ऐसा उनका प्रयास था। 1918 में अहमदाबाद में एक हड़ताल का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। श्रमिक आंदोलन को सत्याग्रह का रूप दिया था। 1918 का वर्ष इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है। प्रथम विश्व युद्ध आप स्वयं समझ सकते हैं कि दुनिया ने इतना बड़ा युद्ध इससे पहले नहीं देखा था। अब वह युद्ध समाप्त होता है तो उसी दरमियान भारत में भी हलचलें होती हैं, आवाज़ें उठती हैं साम्राज्यवाद के खिलाफ। महात्मा गांधी भी स्वयं इसमें शामिल होते हैं, जो कुछ वर्ष पूर्व साउथ अफ्रीका से भारत आ चुके होते हैं और अपने नए नए प्रयोग यहाँ प्रारंभ करते। उन्हीं प्रयोगों में से एक है अहमदाबाद में 1918 में श्रमिकों के एक आंदोलन का नेतृत्व करना और उसे एक नए तरीके से दिशा देना सत्याग्रह के बल पर। ये पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग भारतीय जमीन पर गांधी द्वारा किया जाता है, जो बाद में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य हथियार बन जाता है। 1920 में लाल बाल पाल की जो तिकड़ी थी उग्रवादियों की, कांग्रेस के अंदर की, उसमें से एक जो थे लाला लाजपत राय, उन्होंने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की, जिसका जिक्र मैं कुछ समय पूर्व कर चुका हूँ। AITUC, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और ये जो कांग्रेस थी ये बड़ी अहम थी, अखिल भारतीय स्तर पर इसकी स्थापना हुई थी। यानी जितनी ट्रेड यूनियंस भारत में थी उन सब को उन्होंने एक कॉमन प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया और ऐसा करते हुए उन्होंने श्रमिक वर्ग को एकजुट करने का, संगठित करने का प्रयास लाला लाजपत राय ने 1920 में किया। 1947 में INTUC की स्थापना होती है, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंटक। पहला वाला संस्था कहलाती थी शॉर्ट में ATUC और दूसरी संस्था कहलाई इंटक। 1948 में हिंद मजदूर सभा की स्थापना होती है, हिंद मजदूर HMS, बहुत बड़ी सभा, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। तो इस प्रकार भारत में 1947-48 आते आते तक 3-4 अखिल भारतीय स्तर पर श्रमिकों का संगठन तैयार हो जाता है। स्वतंत्रता से पहले के जो श्रमिक आंदोलन थे उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में तो बहुत बड़ा योगदान दिया। राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाने में इनका काफ़ी भूमिका रही। ये जो मजदूर यूनियन थे इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के बैनर तले बड़ा पॉजिटिव कार्य किया, जुझारू स्वरूप का परिचय दिया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद ये जो संस्थाएं थीं, ये जो ट्रेड यूनियन थे, इन्होंने अपनी अपनी राजनैतिक, अपनी अपनी सैद्धांतिक इन संबंधताओं के आधार पर अपने को बांट लिया। इनकी राजनीतिक विचारधारा सामने आने लगी। परिणाम क्या होता है कि इस राजनीतिक विचारधारा और सैद्धांतिक विभिन्नताओं के कारण श्रमिक आंदोलन एक तरीके से बट जाता है, एक तरीके से उसमें विभाजन होता है, एक तरीके से उसमें टूट आती है। लेकिन कुल मिलाकर हम श्रमिक आंदोलन का यदि इतिहास देखें
तो हम पाएंगे कि जिस प्रकार धार्मिक आंदोलनों का दौर इस काल में बहुत रहा जोर, उसी प्रकार श्रमिक आंदोलन भी औद्योगिकरण के बढ़ते प्रक्रिया का परिणाम था। और जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ रहा था वैसे वैसे श्रमिकों के संगठन का प्रभाव भी बढ़ते जा रहा था। और अखिल भारतीय स्तर पर कुछ अखिल भारतीय स्तर के नेताओं की मदद भी इन मजदूर संगठनों को मिली थी, जिसके कारण ये संगठन अपना वजूद महसूस करा पाए, अपना प्रभाव बना पाए।